Hello and good morning, guys. This is Shikha Agarwal. Today I will explain Geoffrey Chaucer, ब्रिटिश लिटरेचर में का ये पार्ट है और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जॉफ्री चौसर के लाइफ को समझेंगे। अगर आप एक राइटर को समझना चाहते हैं तो उनकी अपब्रिंगिंग अगर समझ लेते हैं तो उनके बुक्स को एनालाइज करने में आपको काफी हेल्प मिलती है। उनकी पर्सनालिटी को के लिए आप एक माइंड मैप रेडी कर सकते हैं एंड दिस विल हेल्प यू फॉर द एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट 2 ब्रिटिश लिटरेचर जॉफ्री चौसर। ओके, हम लोग जॉफ्री चौसर को एनालाइज करेंगे, उनके लाइफ से रिलेटेड क्या। और एक चीज आप अपने माइंड में रखें कि जॉफ्री चौसर का टाइम आते आते आपका एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड का लास्ट चल रहा था। एंग्लो सैक्सन बीत चुका था, एंग्लो नॉर्मन का लास्ट टाइम चल रहा था। चलिए एनालाइज करते हैं जॉफ्री चौसर को। एज वाइज देखा जाए तो जॉफ्री चौसर का हम लोग एज लेते हैं 1340 टू 1400, लेकिन इनकी बॉर्न हुई थी 1340 टू 1345 के बीच, प्रोबेबली इन लंदन। लंदन में इनका बॉर्न हुआ था। इनके फादर जो थे वो प्रोस्पेरस वाइन मर्चेंट, वाइन मतलब शराब, ठीक है, शराब के व्यापारी थे। उस टाइम में लंदन में शराब बेचने वाले व्यापारी एक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उनके पास काफी पैसा होता था। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, ही इन 1357 in 1357 he was page in the household of Elizabeth the Bird। पेज का मतलब क्या होता है? जॉफ्री चौसर जो थे, एलिजाबेथ दी बर्ग जो काउंटेस ऑफ अल्सर का पोस्ट होता है, वाइफ ऑफ प्रिंस लियोनेल के पर्सनल असिस्टेंट थे। एक रफ लैंग्वेज में बोले तो सर्वेंट थे। He was captured by the French during the Brittany expedition of 1359। वो जॉफ्री चौसर को फ्रांस ने कैप्चर कर लिया गया था, बट किंग एडवर्ड थर्ड ने कुछ पैसे देके उनको छुड़वा लिया था। लेटर सेंड हिम फ्रांस ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन। ही ऑल्सो ट्रेवल गोएना एंड फ्लोरेंस, ठीक है, ये दोनों जगह वो ट्रेवल किए थे। 1336 मैरिड फिलिप्पा रोएट, उनकी शादी फिलिप्पा रोएट से हो गई थी। फिलिप्पा रोएट कौन थी? A lady in waiting in the queen household। लेडी इन वेटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि राजा महाराजाओं के महल में रानियां होती है तो उनकी ज्वेलरी, उनके सेटिंग्स, उनके हेयर्स बनाना, वो सर्वेंट नहीं होती है, एज अ पर्सनल असिस्टेंट होती है। तो फिलिप्पा रोएट थी और उन्हीं से जॉफ्री चौसर की शादी हो गई थी। तो इनका कनेक्शन रॉयल फैमिली से बढ़ता गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे जॉफ्री चौसर रॉयल फैमिली में एंट्री कर रहे हैं। फिलिप्पा सिस्टर, जॉफ्री चौसर की जो वाइफ थी उसकी सिस्टर कैथरीन, उनकी शादी हो गई जॉन ऑफ गॉन्ट से, और एज अ थर्ड वाइफ उनकी शादी जॉन ऑफ गॉन्ट से हो गई थी। जॉफ्री चौसर की शाली की शादी, जो किंग्स के फोर्थ सन थे, और चौसर को इनसे पैट्रोन मिली थी। In 1374, Chaucer was appointed Comptroller of the London Custom, ठीक है, लंदन कस्टम के कैंपटोलर उनको अपॉइंट किया गया। इन 1386 he was elected member of parliament। अब उनकी एंट्री पार्लियामेंट में भी हो रही है, for Kent, and also served as a justice of peace की पोस्ट। In 1389 he was made clerk of king's works।
ये लाइन ओवरलैप कर रही है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपके लिए विजिबल हो। रॉयल बिल्डिंग प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे देखेंगे कि जॉफ्री चौसर लंदन में पैदा होते हैं। उनके फादर शराब बेचते थे, वाइन मर्चेंट थे। वो सबसे पहले रॉयल फैमिली में पेज एज अ सर्वेंट, पर्सनल असिस्टेंट वर्क करते हैं। फिर कॉम टेलर बन जाते हैं। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। उसके बाद उनकी रॉयल फैमिली की बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम करने लगते हैं। और उसके बाद ही हेल्ड अ मेंबर्स रॉयल पोस्ट सर्विंग बोथ एडवर्ड थर्ड एंड हिज सक्सेसर रिचर्ड सेकेंड। उन्होंने एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकेंड दोनों के टाइम में रॉयल फैमिली में एज अ मेंबर काम किया, एज अ पर्सनल फैमिली की तरह उन्होंने काम किया। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब जॉफ्री चौसर थे तब 3 किंग उनके लाइफ टाइम में आए, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रही हूँ, आपको लगेगा कि आप एक स्टोरी सुन रहे हो। 1327 टू 13, ये भी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, टीजीटी पीजीटी वगैरह में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एडवर्ड थर्ड 1327 टू 1377, रिचर्ड सेकेंड 1377 टू 1399 एंड हेनरी फोर्थ 1399 टू 1413। नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट पोइट बuried इन वेस्टमिनिस्टर अवे। जब इनकी डेथ हो गई थी तो ये पहले ऐसे पोइट थे जिनको वेस्टमिनिस्टर अवे में दफनाया गया। उसके बाद ये पोइट्स कॉर्नर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, उनको हम लेटर स्टडी करेंगे। उनको कहा है, कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा है जॉफ्री चौसर को कि ये फादर थे इंग्लिश पोइट्री के। क्यों थे फादर, ये भी मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि इन्होंने राइम रॉयल वे में लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आप ये पॉइंट रखिए याद, ये PYQs है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने फादर कहा है जॉफ्री चौसर को इंग्लिश पोइट्री का। इन द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, इनका वर्क है द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। इसमें 9 लीजेंड की चर्चा है, क्लियोपेट्रा, थिस्बे, डिडो, ये सारी जो है 9 लीजेंड। क्योंकि उनको बोला जाता था कि आप कभी भी विमेन्स के बारे में अच्छा नहीं लिखते हो, हमेशा नेगेटिव इमेज बनाते हो। उसके लिए विलियम जॉफ्री चौसर को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। तब उन्होंने जाकर द लीजेंड ऑफ गुड विमेन नाम की एक बुक लिखी, जिसमें 9 विमेन्स के द्वारा उनके पर्सनालिटी को, उनके वर्क को एक्सप्लेन किया। ठीक है, ड्राइडन ने इनके वर्क द कंटेम्प्रेरी टेल्स, जिसके लिए ये काफी फेमस हैं, को मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, रीरोट किया। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड कौन थे, फर्स्ट नेशनल पोएट, तो हम कहेंगे जॉफ्री चौसर थे। ड्राइडन said about him, here is God's plenty, and a rough diamond, and must first be polished. He signed. Boccaccio exercised a deep influence on Chaucer. बोकेसियो को काफी डीप इन्फ्लुएंस था चौसर पे। ऑन डिप्लोमेटिक मिशन ही वॉज सेंट टू इटली। इटली में ये बोकेसियो से मिले थे। बोकेसियो एक फेमस राइटर हैं, मीट पेट्रार्क एंड बोकेसियो। He make a clear reference to Petrarch in his Cullug's Tale.
कलर्स टेल जब हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी टेल्स में, तब हम लोग पेट्रार्क का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे जॉफ्री चौसर में। He is called father of English poetry and grandfather of English novel. जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, बट ऑल्सो द ग्रैंड फादर, दादाजी ऑफ द नॉवेल भी बोला जाता है। ठीक है, ही इज अ मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस। मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश novel, the father of morning is he is called morning star of song and morning star of renaissance। फर्स्ट ट्रेवलॉग ब्लॉगर थे ये, क्योंकि इन्होंने कंटेम्प्रेरी ट्रेवल्स में सारी ब्लॉगिंग की है, ट्रेवलिंग्स को लिखा है। फ्रेम नैरेटिव सबसे पहले इन्होंने क्रिएट किया, वर्क विद इन वर्क, फ्रेम नैरेटिव भी कंटेम्प्रेरी टेल्स में सबसे पहले जॉफ्री चौसर ने क्रिएट किया। और सबसे पहले कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन भी, प्रोलॉग, कंटेम्प्रेरी प्रोलॉग्स जब पढ़ेंगे तो कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनकी पर्सनालिटी को बताया गया है। इस तरीके का वर्क लिखने वाले जॉफ्री चौसर पहले राइटर थे। तो आप देखेंगे कि कैसे एक एक चीज को बहुत ही रॉयल तरीके से ये लिख रहे हैं। लेकिन इन पे ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि उस टाइम जो इनके टाइम में 100 ईयर वॉर्स हो रहे थे, कोर्ट करप्शन बढ़ रहा था, तो इसके बारे में ये नहीं लिख रहे थे, क्योंकि कनेक्टेड थे उस जगह से। और इनको कहीं ना कहीं डर था कि मैं रॉयल फैमिली पे अटैक करूंगा अपनी राइटिंग से, तो वहां से मुझे प्रेफरेंस मिलना बंद हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल तो थे, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीजों को दिखाते दिखाते कुछ चीजें इग्नोर कर रहे थे अपने बेनिफिट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अर्नोल्ड सेज अबाउट हिम, चौसर लैक नॉट ओनली द एसेंट ऑफ डांटे बट ऑल्सो द हाई सीरियसनेस। ही इज द वन to use Ottawa rhyma in the book of Duchess. Ottawa rhyme is the 8-syllable line in couplet rhyming. He first used heroic couplet. सबसे पहले heroic couplet लिखने वाले in the Legend of Good Women, अपने वर्क The Legend of Good Women में heroic couplet फॉर्म में लिखने वाले ये पहले राइटर थे। heroic couplet क्या होता है? heroic couplet होता है is 10-syllable line rhyming in couplet, डेकासिलेबिक कपलेट भी इनको बोल सकते हैं। 10-syllable line rhyming, ठीक है, 10-syllable line rhyming in couplet को हम लोग बोलते हैं हीरोइक कपलेट। एकदम इजी वे में मैं समझा रही हूँ। He is used rhyme royal in ट्रोइलस एंड क्रिसीड। ट्रोइलस एंड क्रिसीडा जो वर्क इन्होंने लिखा है, इसमें इन्होंने राइम रॉयल का यूज किया है। राइम रॉयल क्या होता है? राइम रॉयल 10-syllable लाइन अरेंज्ड इन 7 लाइन स्ट्रेंजा। इनका फॉर्म होता है ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, राइम रॉयल। ओटावा का इन्होंने यूज किया द बुक ऑफ डचेस में। हीरोइक कपलेट का यूज किया द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में। राइम रॉयल का इन्होंने यूज किया ट्रोइलस एंड क्रिसीड में। ठीक है, चौसर्स ट्रोइलस एंड क्रिसीड कॉल्ड नॉवेल इन वर्स फॉर्म में ऐसा कंसीडर किया जाता है। इनका ट्रोइलस एंड क्रिसीड जो वर्क है, डिसेडा, जो नॉवेल इन वर्स में लिखा है। द हाउस ऑफ फेम, इन द हाउस ऑफ फेम Chaucer resembles close to Dante's Divine Comedy. इनका जो वर्क है द हाउस ऑफ फेम, उनको बोला जाता है कि डांटेस का जो डिवाइन कॉमेडी है और चौसर का हाउस ऑफ फेम वर्क जो है, दोनों एक सिमिलर है। विलियम जे लॉन्ग की द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ते हैं। William J. Long called the prologue to contemporary tales as the prologue to modern fiction.
प्रोलॉग जो लिखा गया कंटेम्प्रेरी ट्रेल्स में, उनको प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन बोला है। मॉडर्न फिक्शन का प्रोलॉग बोला है किसने? विलियम जेलोंग ने। बिकॉज ऑफ इट्स रियलिज्म, क्योंकि उसमें वो काफी रियलिटी से उस प्रोलॉग को, प्रोलॉग होता है किसी भी वर्क से पहले उस वर्क का को समराइज्ड वे में डिस्क्राइब करना, उसके वर्क के बारे में बताना कि इस वर्क में आप क्या पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, काफी प्रैक्टिकल होके बताना। इसीलिए विलियम जे लॉन्ग ने कंटेम्प्रेरी ट्रेल्स के प्रोलॉग को मॉडर्न फिक्शन कहा, कि क्योंकि मॉडर्न टाइम में जब फिक्शन लिखा जाता था, फिक्शनल वर्क जो लिखे जाते थे, वो इसी टाइप के लिखे जाते थे। उसको सोचिए कितने पहले एंग्लो नॉर्मन एज के टाइम में चौसर ने लिखा है, सॉरी एंग्लो नॉर्मन एज के टाइम में इंग्लिश पीरियड में इन्होंने लिखा है। द जनरल प्रोलॉग ऑफ कंटेम्प्रेरी टेल्स कंटेन, ये भी हमारा PYQs है, 858 लाइन्स। ओके, आई होप दिस क्लास विल वेरी यूजफुल फॉर यू। I have defined this class not as a very high type lecture, it's a very कनेक्टेड लेक्चर। आप देखेंगे कि जॉफ्री चौसर हैं, वो लंदन में जन्म रहे हैं, उनके पिता, उनके फादर वाइन बेच रहे हैं, उनकी एंट्री कैसे रॉयल फैमिली में हो रही है। पहले एज अ पेज वो काम करते हैं, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, फिर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उनको कैसे फ्रेंच ने कैप्चर किया, एडवर्ड हर्ड ने कुछ पाउंड दे करके उनको छुड़वाया, कैसे उनके लाइफ में 3 किंग आए, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ, कि उन्होंने अपने वर्क में कंटेम्प्रेरी टेल्स में प्रोलॉग लिखे हैं। द लीजेंड ऑफ गुड विमेन में उन्होंने 9 कैरेक्टर्स के थ्रू, 9 गॉडेस के थ्रू कैसे 9 विमेन्स को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने इटली में बोकेसियो से किस टाइप से इंस्पायर्ड थे, पेट्रार्क, बोकेसियो, डांटे से, उनकी जो उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसास बोला जाता है, फर्स्ट फ्रेम नारेटर बोला जाता है, फर्स्ट ट्रेवलर बोला जाता है, फर्स्ट कैरेक्टर डिस्क्रिप्टर बोला जाता है। कैसे उन्होंने द बुक ऑफ डचेस में फर्स्ट टाइम में ओटावा राइमा यूज किया है। ठीक है, कैसे उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया द लीजेंड ऑफ गुड विमेन में, राइम रॉयल का यूज किया ट्रोइलस एंड क्रिसेडा वर्क में उन्होंने।